नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। पूरे देश में किसान आंदोलन की तपिश महसूस की जा रही है और दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि हम बिना बिल को वापस कराए नहीं लौटने वाले हैं और ना ही सरकार के एजेंडे पर बात करने वाले हैं। वहीं सरकार का कहना है कि हम किसानों की हर बात सुनने और समझने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और जल्द ही समाधान निकाल लेंगे। नए साल 2021 में तमाम उम्मीदें देश को हैं। क्या कुछ नई आस ये नया साल लेकर आया है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद और किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह बलिया से लोकसभा सांसद हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं और इस नए साल में बहुत धन्यवाद जी। इस नए साल में तस्वीरें आपके बिल्कुल सामने हैं कि किसान सीमाओं पर डटे हुए हैं और ये समझाने की कोशिश लगातार पूरे देश को की जा रही है कि किसानों को बहुत सारी समस्याएं हैं कृषि बिल से। हम आपके माध्यम से अब यहां पर समझना चाहते हैं, क्योंकि आप भी किसान नेता रहे हैं, आपको भी मालूम है कि किस तरह से मंडियों में क्या कुछ होता आया है। इस नए कृषि बिल से क्या कुछ फायदे हो सकते हैं किसानों को? देखिए, मैं इधर लगभग 4-5 महीने में हजारों हजार किसानों से सीधा संवाद किया है। उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के जी और अन्य प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद है। किसान होने के नाते, सांसद होने के नाते भी मैंने बात किया। मैं जानता हूँ किसानों के लिए सरकार जो है कानून बनाई, इस पर कुछ लोगों की आपत्ति, लेकिन मैं किसान भाइयों से और आंदोलन कर रहे नेताओं से मेरी विनम्रता से प्रार्थना है कि पूरे देश के किसान और किसान नेता, संगठन और कृषि के बारे में सोचने वाले लोग, इन लोगों से इस बात से जो बात कर रहे हैं उनसे पूरी उनकी सहमति नहीं है। प्रार्थना मैं करना चाहता हूं कि किसानों के मुद्दे पर एकत्र होना ही आज तक के किसान आंदोलन की प्रामाणिकता रही। मैं बहुत दिन से 91 से सांसद में हूँ। आज तक किसी सरकार ने किसानों के बारे में और उनके समृद्धि के बारे में इतना बड़ा फैसला नहीं किया जितना नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस सरकार ने किया। जैसे 6,000 का सालाना किसानों के, एक परिवार में 5-5 लोगों को औसतन, किसी परिवार में 10 को भी, किसी को 15 को भी, चाहे छोटी खेत की जोत हो चाहे बड़ी खेत की जोत हो, लोगों को मिल रहा। इससे आषाढ़ की खेती में, रबी की खेती में, कार्तिक की खेती में कितनी लोगों की सहूलियत होती है, मैं निजी तौर पर देखा हूँ, जानता हूँ और इस स्थिति को समझता हूँ जी। महिलाएं जो खेती के क्षेत्र में कुछ किसानों का सहयोग करती हैं, 500 रुपया उनके खाते में जाता है। 60 वर्ष के बाद किसानों को उनके पेंशन मिलते हैं। पहली बार इन लोगों को, आंदोलन करने वाले किसानों के अतीत की सरकारों को जानना चाहिए, उनके योजनाओं को समझना चाहिए और उनके द्वारा किए गए कामों को समझना चाहिए। आंदोलन किसान आंदोलन आया है जिसमें सरकार कर रही है कि मैं सब आपकी बातों को सुनने के लिए और समाधान करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन आंदोलनकारी लोग, यह पहली मैं बार देख रहा हूँ कि लोग कह रहे नहीं कि आपकी बात आपकी शर्त पर हो, नहीं मैं बात, ये क्या शर्त जी? सरकार जब पूरी तरह, भारत सरकार, हमारी सब प्रदेश की सरकारें कह रही है कि किसानों के हित में मैं सब फैसला लेने वाला हूँ, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि किसानों के इस बने हुए कानून से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो ये अभी कानून इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ कि नुकसान होने वाला है? बहुत सारे देश में लाखों किसान, मेरे जैसे किसान और बहुत सारे किसान कहने वाले हैं कि इस कानून से बहुत लाभ। तो कम से कम किसानों के इस मुद्दे पर तो एकमति पूरे देश की होनी चाहिए। जहां तक मंडी कानून का है, मंडी कानून कोई सरकार तो बदला नहीं। हम तो यही कानून बना है कि जहां किसान चाहे जहां बेच सकते हैं। आप जाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी किसानों से पूछिए, जाकर झारखंड के किसानों से पूछिए। मैं संवाद करके आया हूं सब जगह से कि लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने उत्पादन को कहीं भी बेच सकते हैं। और इसी तरह का कानून 1977 में मोरारजी भाई की सरकार ने बनाया था, याद होगा। और उस जनता पार्टी की उस समय सरकार बनी थी। हाँ,
उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस कैबिनेट में जॉर्ज फर्नांडिस भी होते थे और राजनारायण भी होते थे, चौधरी चरण सिंह भी होते थे। उन लोगों ने संयुक्त फैसला किया था कि किसान का उत्पादन कश्मीर में कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक कहीं भी उत्पादन बेच सकते हैं। किसानों को बड़ा लाभ हुआ था, किसानों ने बहुत बड़ा, उससे किसानों को खुशी हुई थी। और वही कानून सब प्रदेशों में लागू हुआ था। राम नरेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, मुलायम सिंह जी उसके कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे उस समय, उत्तर प्रदेश में वो कानून लागू हुआ था। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बिहार थे, बिहार में भी लागू हुआ था। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, बंगाल में भी लागू हुआ था। और ज्योति बसु तो ऐसे मुख्यमंत्री थे कि उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया था, वो जब तक चुनाव लड़े तब तक जीतते रहे। हाँ, बंगाल में भी मुख्यमंत्री थे और उस समय वो मुरारजी भाई की द्वारा लाया गया कानून लागू हुआ। शरद पवार उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय वहां भी उन्होंने कानून लागू किया था। आज मैं ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से कि उन लोगों से तो पूछिए, शरद बाबू से पूछिए या कम्युनिस्ट पार्टी के उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि ज्योति बसु उस समय सही किए थे कि आज जो आप कर रहे हैं वो सही? बिल्कुल, ये सवाल है मेरा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि जिन चीजों पर सरकार आपकी सब बात मानने के लिए सहमति है, जैसे अभी 2-3 दिन पहले हमारी भारत सरकार के मंत्रियों की बैठक है, उसमें 2-3 बातों पर सहमति बनी है। आगे भी सहमति बनने के लिए कृषि मंत्री जी का, भारत सरकार के सब लोगों का बयान आ रहा है। लेकिन यह बात उसके बाद भी आना कि नहीं हम ये बात नहीं करेंगे, इस बात को मानेंगे, आपके में शर्तों पर करेंगे। बिल्कुल सही। मैंने आज तक कोई आंदोलन ऐसा नहीं देखा जिससे अपनी बात कहनी हो, वो कह रहा है कि आपकी सब बात मैं मान रहा हूँ, और आंदोलनकारी कह रहा है कि नहीं आप अपने शर्त पर बात कर रहे हैं। आपकी इसी बात से जुड़ा हुआ एक मैं यहाँ पर आपसे प्रश्न लेना चाहूंगा कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब उनकी मांगे ये थी कि हमको लिखित आश्वासन चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामने आए, उन्होंने आश्वासन देने के लिए बिल्कुल सहमति भर दी कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम आपको लिखित आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। उसके बाद मांग अचानक बदल गई कि नहीं हमको इस पे गारंटी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको गारंटी भी देने के लिए तैयार हैं। अब बोल रहे हैं कि आप इसको कानूनी जामा पहनाई कि अगर एमएसपी पर खरीद नहीं होती तो एफआईआर होगी। तो लगातार ये किसके बहकावे में किसानों के सुर बदलते जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि संसद ने संविधान ने संसद को एक अधिकार, विशेषाधिकार दिया जी। उस संसद के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री खुद भी कह रहे हैं एक तरह से संवैधानिक तौर पर, और संसदीय राजनीति के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो भी हो सकता है मैं करूंगा। एमएसपी के बारे में, उनके उत्पादन के बारे में, एमएसपी को बढ़ाने के बारे में, किसानों के हित के बारे में कह रहे हैं। जिनको बहुमत का जनादेश प्राप्त है वो व्यक्ति कर रहा है। बिल्कुल सही बात। तो ये तो एक तरह से बहुमत का भी अपमान है, जनादेश का भी अपमान है। और मैं किसान होने के नाते किसान भाइयों से मैं कह सकता हूँ कि किसानों का आंदोलन, मैं उससे सहमत हूँ और किसान इस देश के राजनीति के केंद्र में आ गया, इससे मैं खुश हूँ। लेकिन उनसे प्रार्थना करता हूँ कि किसानों के आंदोलन को गुमराह होने से बचाइए, नहीं तो भविष्य में किसान का आंदोलन कभी भी विश्वसनीयता नहीं, मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। वीरेंद्र जी, यहाँ पर एक बात यह भी है कि आपको बोट क्लब आंदोलन अच्छी तरह से याद होगा कि जब महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली आए थे और उन्होंने आंदोलन किया था, वो 2-3 मांगों को लेकर दिल्ली आए थे। उन्होंने कहा था कि हमें गन्ने का सही मूल्य चाहिए, हमको सस्ती बिजली चाहिए, हमको सिंचाई का सही मोल पर और सही समय पर हमको पानी चाहिए। सरकार ने वो मांगे मान ली और उसके बाद आंदोलन का विस्तार रोक दिया गया। महेंद्र सिंह टिकैत किसानों को लेकर वापस लौट गए। लेकिन ये आंदोलन कुछ अलग है। जो मांगे लेकर किसान दिल्ली पहुंचे थे, अब वो मांगे भी धीरे धीरे बदलती जा रही है और रोज कुछ ना कुछ उसमें मांगे जोड़ दी जाती हैं ताकि समाधान निकल ही ना पाए। नहीं, मैं तो किसान के इस आंदोलन में जिन मांगों को समय समय पर उठते हुए देखता हूँ, आश्चर्य हो जाता है कि मैं किसान हूँ, किसान आंदोलन में बहुत जगह शामिल भी हुआ हूँ। इस किसान आंदोलन में भी मैं बात कर रहा हूँ, कई लोगों से मेरी बात भी हुई है, सब लोग मेरे परिचित है, टिकैत से आप परिचित है, तो पंजाब। लेकिन मुझसे बातचीत होती है
वो लोग कुछ बात करते हैं, कहते हैं कुछ, यह मुझे चिंता का विषय लग रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः उनको प्रार्थना करता हूँ कि आप सरकार आपकी सभी मांग उचित मांगो, लेकिन और भी देश के किसान क्या कर चाहते हैं उसकी भी चिंता आपको करनी चाहिए। केवल आप अपनी बात कह के अब और कांग्रेस किसान आंदोलन को किसी दल की राजनीति के साथ जोड़कर करना चाहते हैं, इससे पूरे मैं अभी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद करके दिल्ली आया हूं, कल ही मैं आया हूं, हजारों किसान से संवाद किया हूं। किसान की सरकार के कदमों से इतने खुश है, प्रसन्न है कि वो कह रहे हैं कि पहली बार किसी सरकार ने किसानों के प्रदेश में इतनी चिंता की। और आपसे मैं बता सकता हूं कि 2019 का फैसला जो जनादेश में हुआ, किसान हर बूथ पर जाकर 6000 सालाना की सरकार के निर्णय के कारण से इतना खुश था कि लाठी बजाकर भारत सरकार को देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को बना दिया। आने वाले दिनों में भी यही होने वाला है। और मैं कह सकता हूं कि किसान भाइयों से देश के और किसानों पर जो उत्साह जगह है उसमें आप पर विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो रहा है। इसलिए सभी किसान पंजाब के और आंदोलन करने वाले किसानों से मेरी प्रार्थना है कि देश भर के किसानों को एकजुट रखने के लिए मेरे समझ से 95-96% किसानों का ये मत है कि सरकार से बातचीत होनी चाहिए, समाधान निकलना चाहिए और आंदोलन बेमतलब का आंदोलन समाप्त होना चाहिए। तो किसानों ने के लिए जो सरकार ने किया है वो और करने वाली है, उस पर भरोसा करके आगे का कदम बढ़ाना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, जिस तरह से पंजाब के किसानों का आपने यहां पर जिक्र किया, एक बहुत ही बड़ा फैक्ट यहां पर लगातार आंदोलन की आड़ में छिपाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर लगातार किसानों को बरगलाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नुकसान होता है, लेकिन जहां के किसान सबसे ज्यादा आंदोलन में है पंजाब के, वहीं पर अगर आप मालवा क्षेत्र में देखेंगे तो मानसा जिले के आसपास लगभग मैक्सिमम किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। वहां पर वो अंजीर की खेती करते हैं, शिमला मिर्च की खेती करते हैं, वो वहां पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं और लाखों का उनको मुनाफा होता है। तो किसानों के बीच में इस तरह की सूचनाएं फिर आखिर क्यों नहीं जा रही? हमारे यहाँ तो उत्तर भारत में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत पहले से, इस कानून बनने के पहले से है जी। जिसके पास ज्यादा जमीन है वो भूमिहीन किसानों को एक साल के लिए जेठ में, एक जेठ से लेकर दूसरे जेठ तक खेत को दे देते हैं और पैसा जो तय होता है पैसा ले लेते हैं। एक साल में वो खेत जो लेता है भूमिहीन किसान, उसमें कितनी बार खेती करता है उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी किसान जिसका खतौनी में नाम होता है, जिसका खसरा में नाम होता है, उसका जिम्मेदार वो नहीं होता है। और एक साल के बाद फिर दूसरे जेठ में फिर कि वही दूसरा भूमिहीन किसान या खेत वाला किसान उससे खेती लेता है। उसको हम लोग मालगुजारी कहते हैं, लगान कहते हैं और उसको हम देते हैं साल भर में। तो हमारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट खेती पहले से होती है और ये कानून ने कभी भी हमारे मालिकाना हक नहीं बदला। और जो पंजाब के किसानों से मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के किसान सुखबीर सिंह बादल के कंपनी से पूछे कि जाकर भोजपुरम में, चंदौली में, फिर से बिहार के ये सासाराम के क्षेत्र में काला चावल खरीद कर ले आकर और विदेशी कंपनियों की मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। अगर यह कानून नहीं होता तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बिहार के क्षेत्र में, भभुआ के क्षेत्र में, चंदौली के क्षेत्र में, गाजीपुर के क्षेत्र में वहां से जाकर काला चावल खरीदते हैं और कम पैसे में खरीद कर भारी पैसे में जाकर बाहर के विदेशी कंपनियों को बेचते हैं। ये कैसे होता? तो एक जगह तो आप कर रहे हैं, दूसरे जगह लोग गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पर एक सवाल विपक्ष की भूमिका पर भी है। विपक्ष की भूमिका पर इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने कई सालों तक देश में राज किया है। 1965 में कृषि लागत आयोग बना दिया गया, उसको जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आप जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी, आप उसकी सूची केंद्र सरकार को सौंपेंगी और उसका ढांचा ऐसा बनाया गया कि उसमें राज्य सरकारों से भी सहमति ली जाती है। हालांकि अब कांग्रेस इस समय इस बात को सबके सामने नहीं बोल रही है, लेकिन किसानों से भी, राज्य सरकारों से इसमें पूछा जाता है कि आपके यहाँ पर कितनी फसल हुई है, किस फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस ने इतने साल शासन करने के बाद हरित क्रांति लागू कर दी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बना दिया,
नाबार्ड की स्थापना कर दी, लेकिन एमएसपी की अगर जरूरत इतनी ज्यादा थी तो कांग्रेस तो लागू कर सकती थी। उसको आखिर कानूनी जामा कांग्रेस ने तब नहीं पहनाया जबकि सत्ता में थी, और अब चाहती है कि इसको कानूनी जामा पहनाया जाए। कानूनी जामा पहनाना, संविधान की जो शपथ लिया है प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, भारत सरकार के बहुत सारे लोग जब कह रहे हैं, तो जिनको भी संविधान पर भरोसा होगा उनको इस बात को भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये संसद में जो संविधान ने अधिकार दिया है कि संसद में आप अगर असत्य बोलते हैं तो संसद दंडित करती है, और इंदिरा गांधी इसी संसद में झूठ बोलने के कारण से दंडित हो चुकी है, तो लोगों को उस पर भरोसा करना चाहिए। और हम उन लोगों में नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र में सब लोगों ने ये कानून बनाने के लिए और मंडी के कानून को बदलने के लिए किया था, और हमने भी किया था, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी के कहने पर उनके घोषणा पत्र पर भरोसा किया और उनके घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं किया। सन 1938-39 में मंडी पर किसानों के बदहाली का वर्णन चौधरी चरण सिंह कर चुके हैं, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। बिल्कुल, उसी के कारण से 1977 में कृषि कानून बनाया था चौधरी साहब ने, मुरारजी भाई के पहल पर। और आज भी हमारे मध्य प्रदेश में एमएसपी के अलावा भी मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी किसानों को दाम बढ़ाकर, किसानों के उत्पादन के दाम बढ़ाकर देते हैं। तो जिस प्रदेश के लोगों को या मुख्यमंत्री को या सरकार को लगता है कि इस एमएसपी को तो अपने प्रदेश में और एमएसपी को बढ़ाकर देंगे, कृषि तो केंद्र का भी विषय है, राज्य का भी विषय है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहाँ पर देखिए, एपीएमसी मंडी से भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न है मेरे पास कि मैं भी इस चीज में हैरान हूँ। लगातार पूरे देश के किसान ये पहले शिकायत करते थे कि हम मंडी जाते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं, हमारी फसल को मंडी में ना खरीद के बाहर हमको बुलाया जाता है और बिचौलिए के माध्यम से हमारी फसल को सस्ते में खरीद दिया जाता है। तो मतलब समस्या तो थी, लेकिन आज उसी मंडी को बचाने के लिए पूरी की पूरे विपक्षी दल एक साथ एक सुर में डटे हुए हैं कि अगर ये मंडी चली जाएगी तो जैसे देश की अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी। हम मंडी को कहां बदल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं किसान मंडी पर भी बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है, जहां बिल्कुल बेच सकता है। लेकिन यह प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए, यह प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए कि यह मंडी पर बेचो या बाहर बेचो। किसान को जहां लाभकारी कीमत मिलती हो वहां बेच सकता है। बिल्कुल, किसान को अपनी उत्पादन कश्मीर के उत्पादन को ले जाकर कन्याकुमारी बेचना हो, उत्तर प्रदेश का उत्पादन आसाम में बेचना हो, बंगाल में बेचना हो, किसान रेल चल रही है, उस पर ले जाकर बेच सकता है। बिल्कुल सही। और जहां उसको लाभकारी कीमत मिले वहां बेच सकता है। वही तो कि मंडी में कहीं ना कहीं समस्या थी, तभी ये कृषि बिल लाया गया, और इसमें प्रधानमंत्री खुद ही बोल रहे हैं इस कानून में कोई मंडी के कानून में बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव सिर्फ ये है कि जहां मंडी पर भी बेच सकते हैं, जहां किसान को सुविधा हो बाहर भी बेच सकते हैं। बिल्कुल, इसमें एक सवाल ये भी है, मैं पहली बार आंदोलन में देख रहा हूँ कि जिस मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है और जिससे इस बात को करनी है सरकार से, सरकार उन सारे मुद्दों पर सहमत होकर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हम आंदोलन कर रहे हैं गुमराह करके। मेरी प्रार्थना है किसान नेताओं से, किसान भाइयों से कि पूरे देश के किसान जो सोचते हैं उस सोच के साथ आप भी अपने को संबद्ध करिए। कहीं भी अहित नहीं होने वाला है। इस कानून को इम्प्लीमेंट होने में समय लगेंगे तो समझ में आ जाएगा किसान को लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। वीरेंद्र जी, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि किसान आंदोलन में तमाम ऐसे संगठन हैं? जी वीरेंद्र जी, इस किसान आंदोलन में तमाम ऐसे संगठन हैं जो कृषि बिल से ज्यादा विरोध प्रधानमंत्री मोदी जी का कर रहे हैं। उनको इस चीज से नहीं है ज्यादा समस्या कि कृषि बिल आया है, इससे किसानों का क्या भला हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है। इस पर मंथन से ज्यादा उनका फोकस इस बात पे है कि प्रधानमंत्री को की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जाए। असल में वो लोग भ्रम में है। इस तरह का आंदोलन करने से प्रधानमंत्री की छवि और देश में निकल रही है। मैं कई प्रदेश के किसानों से संवाद करके आ रहा हूँ, कह रहे हैं कि प्रधान जो बात आप कह रहे हैं
वो हजारों किसान इस बात को कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ये छवि पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात होगी तो हम लोग मार्च करेंगे और ऐसा इस तरह की बात नहीं होने देंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भरोसा इस देश के गांव को, गरीब को, किसान को व्यापक मात्रा में है। मैं किसान होने के नाते और संवाद करके आया हूं, इसलिए इस बात को बता सकता हूं। आज ही मैंने कृषि मंत्री जी को बताया कि किसान किस तरह का इस कानून से और इस सरकार से सहमत है कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए कि लगभग 50,000 किसानों से मैंने सीधा संवाद किया, उनके प्रतिनिधियों से संवाद किया। बिल्कुल। और यहां पर वीरेन जी एक सवाल ये भी है मेरे पास कि लगातार जिस तरह से पहले जो राजनीति होती थी उसमें नेता एक दूसरे का सम्मान काफी करते थे, राज्य सरकारें आपस में तालमेल के साथ चलती थी, केंद्र में सत्ता किसी की भी होती थी कम से कम राज्य सरकार उसको समर्थन करती थी। लेकिन आज जो विमर्श है पूरी राजनीति का, आपने देखा होगा कि किस तरह से बात होती है, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह का चश्मा पहनते हैं, अखिलेश यादव कौन सी साइकिल में घूमते हैं, राहुल गांधी अपनी छुट्टियां कहां पर मनाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र की हमारी व्यवस्था में जो हमारा संघवाद का पूरा एक ढांचा था उसमें ये जो व्यक्तिगत हमले हैं ये बहुत ज्यादा तेज हुए हैं और इससे पूरी देश की राजनीति में नुकसान हो रहा है? दरअसल संसदीय लोकतंत्र में व्यक्ति केंद्रित असहमति मेरे समझ से उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए और व्यक्ति केंद्रित आलोचना, नीतियों की आलोचना और उसका समाधान निकालना, उसमें कोई असफल होता है उसकी बात करना संसदीय राजनीति इजाजत देती है। लेकिन किसी व्यक्ति केंद्रित राजनीति को उसको केंद्र करके उसका आलोचना करना, ये मेरे समझ से भारतीय संसदीय राजनीति इसकी इजाजत नहीं देती और इसी की राजनीति की मर्यादा का भी हनन हो रहा। बिल्कुल। और इसी के चलते जो हमारा राजनीतिक ढांचा था वो धीरे धीरे कमजोर भी हो रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहां पर लेना चाहूंगा कि आज पूरा देश आपको देख रहा है, आप किसानों को एक अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे ताकि वो आश्वस्त भी रहें कि जो भी कानून लाया गया है उनसे उनका कोई नुकसान नहीं होगा? क्योंकि किसानों के अंदर ये डाउट है कि इससे हमारी जमीन चली जाएगी, इससे हम बंधक हो जाएंगे, इससे हम गुलाम बन जाएंगे। तो इस तरह के जो डर हैं उनको एक बार आप दूर कर दीजिए। देखिए, मैं किसान हूं, उसके बाद सांसद। मैं देश के सभी किसान भाइयों से निवेदन पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि मैं 19 से कांग्रेस से संसद में हूं। किसी सरकार ने इसलिए कि नहीं मेरी सरकार है या मेरी पार्टी की सरकार है या नरेंद्र भाई मोदी को या अमित शाह गृह मंत्री को बहुत व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करता हूं। आज तक किसी सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए सीधे लाभ पहुंचाने के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं किया, मैं जब से जानता हूं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि किसान भाइयों, आप सरकार से संवाद रखिए, संवाद करिए और आंदोलन करके इस आंदोलन को दुनिया के दूसरे देशों में इस सरकार के अच्छे कामों को बदनाम होने से बचाए। कि दुनिया के दूसरे देशों में मैं नहीं समझता हूं कि इससे बड़ा आंदोलन हुआ है देश में किसानों का, लेकिन कभी दुनिया के दूसरे देशों में बहस नहीं हुई है। लेकिन क्या कारण है कि इसकी बहस कनाडा में हो रही है, इसकी बहस पंजाब या पाकिस्तान में हो रही है, इसकी बहस दूसरे देशों में हो रही है। बिल्कुल। और चुनाव होना है बंगाल में, उसकी लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है। बंगाल में लड़ाई लड़ने वाले लोग दिल्ली में लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगाल का चुनाव दिल्ली में नहीं होगा, बंगाल का चुनाव बंगाल में लड़ना चाहिए। बिल्कुल। और ये सवाल मैं उन लोगों से करना चाहता हूँ कि जो आप ज्योति बसु के सरकार जब शुरू हुए थे 77 में, और मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और जवाहर नारायण के द्वारा बनाए गए कानून का उन्होंने पालन किया था, उस दस्तावेज को उठाकर पढ़िए। दूसरी बात, जहां तक है जमीन लेने के अफवाह का, उन लोगों को जान लेना चाहिए कि भारत का किसान और उसका जमीन उसकी मातृभूमि होती, उसकी माँ होती है। उस जमीन लेने का आज तक ताकत जब अंग्रेज शासन को नहीं हुआ, तिनकठिया कानून को इसी भारत के किसानों ने तोड़ दिया, देश को आजाद करने का रास्ता गांधी जी के नेतृत्व में दिखा दिया, नील आंदोलन को याद कर दिया।
तो किसी सरकार को, ये सरकार तो किसान से संवाद कर रही है, ये सरकार बार बार कह रही है संसद में, संसद के बाहर भी, किसान का मालिकाना हक खतौनी में, खसरा में है, वो बरकरार रहेगा। आप कैसे कहते हैं कि किसानों के मालिकाना हक को छीन लेंगे? जब तक भारत में किसान की तरह रहेगा और अपने मर्यादा को, सम्मान को नहीं भूलेगा, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि ये सरकार समृद्धि के लिए काम करती रहेगी और काम करती रहेगी। अब किसी माई के लाल के पास ताकत नहीं है कि भारत के किसानों के जमीन ले पाएगा। मैं किसान होने के नाते उनको भरोसा दिलाता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वीरेंद्र जी। आपने बहुत ही बेबाकी से तमाम सवालों का आपने जवाब दिया और आपने किसानों का वो डर भी दूर किया जो जमीन से जुड़ा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ था, और कृषि बिल को लेकर जो तमाम शंकाएं थी किसानों के मन में, शायद आपकी बातों को सुनकर वो जरूर दूर हो जाएगी। और आपका एक संदेश बहुत साफ आया आज इस पूरी चर्चा के दौरान कि हमको अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को, विरासत को बचाकर रखना है। तमाम ऐसे कृषि मंत्री भी हमारे भारत में हुए हैं जो साइकिल से संसद जाया करते थे। तो इस पूरी संसदीय व्यवस्था को हमको बरकरार रखना है और लगातार इसी तरह से मिलजुल कर हमको आगे बढ़ना है। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।